हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे वेव पर, और वेव का जनरल इक्वेशन हम लोग देखे थे कुछ इस प्रकार का। y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x, तो t प्लस माइनस एक्स बाई वी, आइदर t प्लस एक्स बाई वी और t माइनस एक्स बाई वी। तो y जो है वो t और x के फंक्शन में होना चाहिए। अब फंक्शन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो अगर इस टाइप का फंक्शन होगा तो वो वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और साथ में एक कंडीशन और था कि y शुड बी फाइनाइट, बाउंडेड होना चाहिए। y का लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये फंक्शन जो है यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इक्वेशन भी देखे थे, आइडेंटिफाई किए थे कि कौन सा वेव इक्वेशन है, नहीं है। अब ये फंक्शन जो है ये किसी भी प्रकार का दिख सकता है यहाँ पर। तो बेसिकली हम लोग दो कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। एक होगा पीरियोडिक, यहाँ जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और एक नॉन पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक मतलब जैसे साइन कॉस हो गया, जो अपना वैल्यू रिपीट करते रहता है। तो ये जो भी फंक्शन लिखा होगा या तो ये पीरियोडिक होगा या फिर ये नॉन पीरियोडिक होगा। अगर ये पीरियोडिक नहीं है तो इसका मतलब ये एक पल्स के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपली एक पल्स है। और अगर ये फंक्शन पीरियोडिक है मतलब ये कंटिन्यूअस पूरा ऐसे जो वेव दिखता है, ये वाला पिक्चर है, कंटिन्यूअस पल्स बनाए जा रहे हैं। और अगर नॉन पीरियोडिक है तो एक सिंगल पल्स का इक्वेशन है। ये भी वेव है, ये भी वेव है, लगातार पल्स बनाए जा रहे हैं, वो भी वेव है, ये भी वेव कहलाता है। बट नॉन पीरियोडिक है तो वो सिर्फ इस टाइप के वेव को एक पल्स के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पीरियोडिक है तो मतलब लगातार उसमें पल्स बनाया जा रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। y is equals to 6 upon 2 plus t minus x by 5 का स्क्वायर। ये एक वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब अपने को ये नहीं आइडेंटिफाई करना है कि ये वेव है कि नहीं है। वेव तो है, t प्लस माइनस एक्स बाई वी वाला फॉर्मेट है, और साथ में y फाइनाइट भी दिखेगा, अपर और लोअर वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एम्पलीट्यूड एंड ड्रॉ y-x graph at t equal to 0 and t equal to 1। एम्पलीट्यूड निकालना है और y-x ग्राफ बनाना है t equal to 0 पर और t equal to 1 सेकेंड पर। करते हैं। सबसे पहला बात तो ये कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है वेव में y का जो मैक्सिमम वैल्यू है। कोई भी पार्टिकल, y क्या चीज है, पार्टिकल का अपना डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन। तो y पार्टिकल का जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। यहां से हम लोग को कुछ अच्छा बात सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो t माइनस एक्स बाई वी का फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो वेव का वेलोसिटी तो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, और वेव एम्पलीट्यूड का मतलब है y का मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां से दिख रहा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये नीचे वाला सामान मिनिमम होगा। इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ये स्क्वायर में है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकता है, नेगेटिव तो कभी जाएगा नहीं। तो ये मिनिमम 0 हो सकता है। तो y का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 6 अपॉन 2 प्लस ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसका 0, तो ये 3। एम्पलीट्यूड 3 है, मतलब किसी भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 हो सकता है, और स्पीड है 5। अब ये जो y-x ग्राफ है ना, y-x ग्राफ का मतलब क्या है, y-x ग्राफ को स्नैपशॉट भी कहा जाता है। स्नैपशॉट मतलब फोटो। जैसे सबसे पहली बात तो ये तो किसी पल्स का इक्वेशन है, कंटिन्यूअस पूरा वेव नहीं है ये, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन नहीं है।
तो जैसे मान लो ये ऐसा कोई पल्स होगा, ये रस्सी में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका t इक्वल टू 0 पर जो फोटो लिया जाएगा, अगले मोमेंट पर कभी देखोगे तो ये यहाँ पहुंच चुका होगा, फिर आगे वाले कुछ टाइम पर ये यहाँ पहुंच चुका होगा। तो जब बोला जा रहा है y-x ग्राफ, मतलब किसी भी x पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका ग्राफ बनाना है, तो ये बेसिकली इसको स्नैपशॉट भी कहा जाता है कि t इक्वल टू 0 पर वो ग्राफ, वो वेव कैसा दिख रहा है, रस्सी में जो पल्स ट्रेवल कर रहा है वो कैसा दिख रहा है, उसका फोटो। तो ये t इक्वल टू 0 पर लिया गया फोटो, और जैसा डिस्टर्बेंस यहाँ है वही डिस्टर्बेंस कुछ टाइम बाद आगे ट्रेवल कर चुका होगा, यही हालात आगे शिफ्ट हो चुका होगा, तो बिल्कुल यही शेप आगे ट्रेवल कर रहा है। ये कुछ टाइम बाद का फोटो, मान लो 1 सेकेंड पे फोटो लिया गया, ये किसी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे लिया गया फोटो है। तो y-x ग्राफ क्या है, किसी समय जिस मोमेंट पर बोला गया कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर y-x ग्राफ, इसका मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर अगर हम ग्राफ का फोटो, ग्राफ नहीं वेव का फोटो खींच लें तो वो कैसा दिख रहा होगा, वही इसका y-x ग्राफ है। तो ये t इक्वल टू 0 पर लिया गया फोटो, 1 पे लिया गया फोटो, तो इसीलिए इसको y-x ग्राफ का एक और नाम है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब वही फोटो क्लिक किया गया। तो बनाते हैं। t इक्वल टू 0 पर चाहिए। t इक्वल टू 0 अगर इसमें हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6/2 प्लस x स्क्वायर बाई 25। t इक्वल टू 0 पर ये इक्वेशन बचा। अब इसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो x के किस वैल्यू पर y मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मतलब 0 वाला अभी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। और दूसरा, इस इक्वेशन को देखो, इसमें हम x का वैल्यू प्लस रखें चाहे x का वैल्यू माइनस रखें, सेम आने वाला, स्क्वायर है, +1 पे जो आएगा -1 पे वही आएगा। इसका मतलब इधर का ग्राफ और इधर का ग्राफ एकदम आइडेंटिकल दिखने वाला है। x का वैल्यू प्लस में रखें चाहे x का वैल्यू माइनस में, सेम ग्राफ आएगा। x इक्वल टू 0 पर y मैक्सिमम दिखेगा, और जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जाओगे, यहां से दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 पर y का वैल्यू 3 है, एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर y 0 की तरफ, x का वैल्यू बहुत बड़ा कर देंगे तो y ऑलमोस्ट 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हम लोग को पता लगा। इसको देखकर अब हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया उस पल्स का फोटो जिस भी स्ट्रिंग में ये वेव ट्रेवल कर रहा है, किस टाइम पर, t इक्वल टू 0 पर। ये t इक्वल टू 0 पर लिया गया फोटो, ये पल्स है, और x इक्वल टू 0 वाला अभी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। अब अगर हमको कोई बोले कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर बताओ कि क्या हो रहा है, 1 सेकेंड वाला अगर हमको ड्रॉ करना है तो हमको इतना पता, हमको फिर से पूरा ग्राफ समझना नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। हम लोग एक बात जानते हैं कि जो यहां पर चल रहा है अभी, है ना, बिल्कुल यही चीज, ये बिल्कुल यही शेप आगे डिस्प्लेस हो जाएगा। देखो वेव का स्पीड कितना है समझना है, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के बाद अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है तो पूरा का पूरा ये वाला जो पल्स है, ये पल्स जो ऐसे स्ट्रिंग में ट्रेवल कर रहा था,
1 सेकंड में ये कितना आगे खिसक जाएगा, 1 सेकंड में ये पूरा का पूरा शेप 5 मीटर आगे चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा यहाँ ऐसे बन जाएगा। तो बस पूरा ग्राफ देखने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये जो चीज है इसको 5 मीटर आगे की तरफ डिस्प्लेस करा देते हैं। बिल्कुल यही शेप है। और ये वाला फोटो कब का हो गया, ये वाला स्नैपशॉट t=1। तो अभी ये t=1 का स्नैपशॉट हो गया। और देखना कि x=0 वाला पार्टिकल अभी मैक्सिमम पे था। तो जो अभी यहां हो रहा है 1 सेकंड के बाद वही डिस्टर्बेंस कहां पहुंच जाएगा, 5 मीटर आगे। वेव 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है ना। तो अभी 0 वाला पार्टिकल अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। तो अब ये 5 मीटर वाला पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा। अब किसी भी टाइम पे बोलेगा, एक टाइम पे अगर हम ड्रॉ कर लिए तो अब आगे किसी भी टाइम पर बोलेगा कि 2 सेकंड के बाद इसका स्नैपशॉट बताओ। तो यही शेप 2 सेकंड के बाद कितना आगे जा चुका होगा, 10 मीटर आगे जा चुका होगा। वेव के स्पीड को देख के बोल रहा है। तो ये हो गया स्नैपशॉट या y-x ग्राफ। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ वाला पार्टिकल कितना डिस्प्लेस्ड है। हर पार्टिकल का उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। अब इसमें एक बात पूछ सकता है कि जैसे यहां अगर हम लोग से पूछ ले कि बताओ ये वाला पार्टिकल इतने हाइट पर है तो ये तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, आगे पीछे तो जाना नहीं है। हर पार्टिकल अपनी जगह पर ऊपर होके नीचे हो जाता है और एनर्जी आगे प्रोपगेट होते जा रहा है। तो इस समय इस पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर होगा या तो वर्टिकली अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो किधर है? वेव में एक सीधा सा बात यह है कि हर पार्टिकल अपने से पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। वेव इक्वेशन निकालते समय हम लोग बात भी कर रहे थे कि यहां वाला पार्टिकल हरकत चालू किया, जो सोर्स है, सोर्स से आगे डिस्टरबेंस ट्रेवल होगा, है ना। इस वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया गया, इसका डिस्टरबेंस इसको ट्रांसफर होगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर जा चुका है तो अब ये ऊपर जाना स्टार्ट होगा। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? अपने से पीछे वाले को। फिर ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो इसको देख के ये थोड़ा ऊपर जाएगा। तो हर पार्टिकल अपने से पीछे वाले को फॉलो कर रहा है। यहां वाला डांस स्टार्ट किया तो इसको स्टेप नहीं आता, तो जैसे ही थोड़ा सा स्टेप चालू करेगा ये इसको देखकर स्टेप करेगा और इधर वाला इसको देखकर करेगा। तो हर पार्टिकल अपने से जस्ट बगल वाले पार्टिकल को, जस्ट पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है। तो जस्ट पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है। तो इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल कहाँ है? इसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल इससे नीचे है। तो ये उसको देख के नीचे की तरफ जा रहा होगा। वैसे को पूछ ले यहाँ वाले पार्टिकल का क्या हो रहा होगा, ये क्या करेगा? तो हर पार्टिकल अपने से पीछे वाले को फॉलो कर रहा है। तो इसके पीछे वाला इससे ऊपर है तो ये अभी ऊपर की तरफ जा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये सब पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम 3 मीटर हाइट तक जाएगा, 3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट। तो 3 यूनिट्स हाइट तक जाने वाला है। तो ये इधर वाले पार्टिकल्स जो है ये लोग 3 तक जाकर अब वापस नीचे आ रहे हैं। ये वाला पार्टिकल 3 पर है और ये सारे पार्टिकल्स का अभी पीक आना बाकी है। ये लोग अपना पीक देख चुके हैं, 3 पर जाकर नीचे आ रहे हैं।
ये 3 पर है और इधर वालों को अभी 3 पर पहुंचना है। ये वाला इसको फॉलो कर रहा है, ये वाला इसको फॉलो कर रहा है, ये वाला इसको फॉलो कर रहा है, हर पार्टिकल अपने से पीछे वाले में। तो इसको अभी अपने पीक पर जाना है। 1 सेकेंड पर ये यहां पहुंच चुका है, तो 1 सेकेंड पर ये वाला जो पार्टिकल है ये अपने पीक पर है। ये लोग पीक पर पहुंचकर नीचे जा रहा है, ये लोग अभी ऊपर जा रहा है। तो कभी भी किसी भी पार्टिकल का, ये एकदम गोल्डन लाइन है जो बोल रहे हैं, हर पार्टिकल अपने से पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है। पीछे का मतलब अब ये है कि वेव अगर इधर जा रहा है तो ये पीछे हो गया, वेव अगर इधर जा रहा होगा तो इधर वाला पार्टिकल पीछे कहलाएगा, ठीक है ना। वेव वेलोसिटी के हिसाब से तय होगा। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। अब हम लोग उस वेव इक्वेशन का बात करने वाले हैं जो अब इस पूरे चैप्टर में चलने वाला है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग साइनोसॉइडल वेव। अब हम लोग को एकदम कंटिन्यूअस टाइप का वेव, जो हम लोग ऐसे ऐसे करके पूरा ये फोटो देखते हैं, इस टाइप के वेव का हम लोग बात करने वाले हैं। अब खाली एक पल्स नहीं रहेगा। साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब ये जो फंक्शन दिखेगा वो साइन कॉस का फंक्शन दिखने वाला है, मतलब एक पीरियोडिक फंक्शन हम लोग को वेव का दिखेगा। साइनोसॉइडल वेव में क्या होने वाला है जरा समझ लेते हैं, और इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। जब भी अब वेव का बात होगा कि एक वेव है, तो दिमाग में वही पिक्चर बनना चाहिए जो अब हम बताने वाले हैं। साइनोसॉइडल वेव का मतलब ये कि अब जो हम लोग वेव का बात कर रहे हैं, ये मान लो स्ट्रिंग है, इसमें ये जो ये वाला पार्टिकल है इसको ऑसिलेट करा दिया गया। ऑसिलेट भी कैसा? SHM। इसमें एक पार्टिकल को पकड़कर SHM कराया जा रहा है कंटिन्यूसली। तो अब जो हरकत ये कर रहा है, मीडियम का हर पार्टिकल वही काम कर रहा होगा। तो मीडियम का हर पार्टिकल जब वही काम करने लगेगा तो रस्सी जो पहले सीधा था अब ये हमको ऐसा दिखेगा। एकदम बढ़िया से समझना जो अब बात बताने वाले हैं। थोड़ा सा जिक्र इसका पहले भी किए थे। तो अब हम लोग को ऐसा दिखने लगेगा और इल्यूजन होता है कि ये रस्सी आगे जा रहा है, कोई रस्सी आगे नहीं जा रहा है। अब ऐसा दिखने लग गया तो क्या हो रहा है, यहाँ जो ये SHM कर रहा था, मान लो इसका SHM का इक्वेशन ऐसा था, A sin ओमेगा t, ये इस वाले पार्टिकल के SHM का इक्वेशन था। मीडियम का हर पार्टिकल अब वही कर रहा होगा जो सोर्स वाला कर रहा है। तो ये सब लोग SHM कर रहे होंगे और सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम है, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी का SHM हो रहा होगा। लेकिन इन सारे पार्टिकल्स के SHM में एक फर्क रहेगा, और वो फर्क रहेगा इनिशियल फेज का। क्यों? फेज का फर्क मतलब ये है कि समझना बात को, तुमको शेप ऐसा क्यों दिख रहा है ये भी समझ में आ जाएगा। ये सारे लोग SHM कर रहे हैं, हर कोई पार्टिकल अपने जगह पे SHM कर रहा है, लेकिन हर कोई अपने SHM के सेम पोजीशन पर नहीं है। सब लोग एक साथ एक्सट्रीम पे नहीं पहुंच रहा है। कोई मीन पर है तो कोई पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, कोई और कहीं है, कोई ये नेगेटिव साइड में है ना। तो हर पार्टिकल अपने, ये SHM का लाइन है, सबका एम्पलीट्यूड सेम, सबका टाइम पीरियड सेम, लेकिन सब अपने अपने SHM के डिफरेंट पोजीशन पर है, और उन्हीं सारे पार्टिकल्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ऐसा शेप बन रहा है। तो अगर सब अलग अलग पोजीशन में, जैसे ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, इसका फेज π/2 हो गया, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे इसका फेज -π/2 हो गया, किसी का 0 होगा, किसी का π/6 होगा, किसी का 5π/6 होगा, किसी का π/3, 2π/3, बहुत तरह का फेज हो सकता है। तो ये सब लोग सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी का SHM कर रहा है विथ डिफरेंट फेज। फेज सबका अलग अलग है। क्यों?
अगर फेज सबका अलग अलग नहीं होता तो ऐसा शेप नहीं दिखता। रस्सी हमेशा ऐसे रहता, पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक साथ ऊपर गया, एक साथ नीचे, सब लोग एक साथ एक्सट्रीम पे पहुंचते, सब एक साथ मीन पे, सब एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम पे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है। कोई पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, कोई नेगेटिव एक्सट्रीम पे, कोई -a/2 पे, कोई +a/2 पे, कोई 0 पे। तो हर पार्टिकल अपने अपने SHM के डिफरेंट पोजीशन पर है, मतलब सबका फेज अलग अलग है। तो अब जब भी हमको SHM वेव बोला जाएगा, अब साइनसॉइडल वेव का ही हम लोग हमेशा बात करेंगे, तो वेव बोला जा रहा है तो क्या हो रहा है, वेव में ये जो ऐसे दिख रहा है, हर पार्टिकल SHM कर रहा है। अब यही दिमाग में बिठाना है। और क्या कर रहा है, हर मीडियम का हर पार्टिकल, लाखों करोड़ों अरबों पार्टिकल जो है वो सब का सब SHM कर रहा है, सबका सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, बस फेज अलग अलग है। तो फेज क्यों अलग अलग है? क्योंकि सब एक साथ नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? पहले बताए थे, फिर बता रहे हैं। वही डांस वाला एग्जांपल लिए थे ना, कि ये डांस कर रहा है, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े, इसको डांस आता है, इसको और बाकी किसी को डांस नहीं आता। ये लोग कॉपी करने में उस्ताद है। ये इसको कॉपी करेगा, ये इसको कॉपी करेगा, ये इसको कॉपी करेगा। तो अब कॉपी करने में एक डिले आएगा, पैरेलली कॉपी नहीं चल सकता। मतलब ये किसी स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ाएगा तो ये उसको फॉलो करेगा, तो ये व्यक्ति हमेशा इससे थोड़ा सा पीछे चलेगा। जब ये कुछ करेगा तभी तो ये इसको देख के कॉपी करेगा, और जब ये कुछ करेगा तो ये इसको देख के कॉपी करेगा, और जब ये कुछ करेगा तो ये इसको देख के कॉपी करेगा। तो जब हम देख के कॉपी कर रहे हैं तो वो हमेशा आगे चलेगा और हम उससे हमेशा थोड़ा सा पीछे चलेंगे, और जो हमको कॉपी कर रहा है वो मेरे से थोड़ा पीछे चलेगा। तो इधर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फेज में एक फर्क होगा, क्योंकि सब हर कोई अपने से जस्ट पीछे वाले को, अभी जैसे हर कोई अपने से पीछे वाले को फॉलो करता है, ठीक है। तो वही ये अपने से इधर पीछे वाले को फॉलो कर रहा है कि ये कैसा कर रहा है। जब फॉलो करेगा ना तो थोड़ा सा उसके पीछे ही चलना है। ये बहुत ऑब्वियस सा बात हो गया, इसीलिए ये फेज का फर्क है। तो वेव इक्वेशन क्लियर हुआ, वेव का मतलब क्लियर हुआ कि अब जब साइनसॉइडल वेव का हम लोग बात कर रहे हैं, या जो ये वेव तुम लोग को दिख रहा होगा, हर पार्टिकल SHM कर रहा है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम टाइम पीरियड। फर्क किस चीज का है? फर्क है फेज का। अच्छा, कुछ पार्टिकल्स का फेज मैच करते हुए दिखेगा, जैसे कि ऐसे अगर बन रहा है, जैसे ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, एट द सेम टाइम ये भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, ये भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तो ये सब लोग हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही फेज में। तो ऐसा कुछ पार्टिकल्स, ऐसा ग्रुप मिलेगा, जैसे ये जिस फेज में, इसी फेज में और भी पार्टिकल्स हमको मिल सकते हैं, लेकिन ये जिस फेज में, उसके जस्ट बाजू वाला किसी अलग फेज में होगा, फिर उसके जस्ट बाजू वाला किसी अलग फेज में होगा। फेज रिपीट क्यों हो रहा है? जैसे फेज चेंज होते होते जब 2π फेज डिफरेंस हो जाता है तो फेज डिफरेंस 0 के बराबर है। दो चीज के बीच में फेज डिफरेंस 0 होना या 2π होना या 4π होना, ये मैथमेटिकली सेम बात है। क्यों? क्योंकि 0 पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होगा, या ऐसे बोल दो कि अगर दो चीजों के बीच में फेज डिफरेंस थीटा है, 2π प्लस थीटा भी वही है, क्योंकि एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है 2π। तो थीटा पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो वैल्यू देगा, 2π प्लस थीटा पर भी वही देगा। हम ये समझा रहे हैं कि क्यों फेज इसका और आगे कुछ पार्टिकल्स का मैच कर रहा है, समझना। पहले तो ये समझो कि फेज डिफरेंस थीटा है चाहे फेज डिफरेंस 2π प्लस थीटा है, बात बराबर है, क्योंकि थीटा पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होगा 2π प्लस थीटा पर वही होगा। थीटा मतलब ये वैल्यू हो गया, 2π प्लस थीटा मतलब ये 2π प्लस थीटा, सेम जगह पर आ गया ना। 4π प्लस थीटा 2π प्लस 2π प्लस थीटा।
तो फेज डिफरेंस थीटा है चाहे 2 पाई प्लस थीटा है, बात बराबर है। तो फेज डिफरेंस 0 है या फेज डिफरेंस 2 पाई है, 2 पाई भी 0 के बराबर ही है। 0 पे जो वैल्यू होगा वही 2 पाई पे होगा, वही 4 पाई पे होगा। तो अगर ऐसा है तो अब समझना फेज क्यों रिपीट हो रहा है। मान लो इसका फेज कुछ थीटा है, किसी भी एक जनरल पार्टिकल का फेज थीटा है। इसके बाजू वाले का इससे थोड़ा सा अलग होगा, इससे थोड़ा कम कम कम। तो ये फेज डिफरेंस जब थोड़ा थोड़ा सा चेंज होते 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 जब 2 पाई का डिफरेंस आ जाएगा इसमें उसमें, अगर किसी पार्टिकल में फेज डिफरेंस बाजू वाले पार्टिकल का थोड़ा सा चेंज हुआ, उससे बाजू वाला का थोड़ा सा चेंज हुआ, तो चेंज होते होते जब किसी दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई के बराबर हो जाएगा, तो 2 पाई अगर फेज डिफरेंस हो गया तो बात बराबर है। 2 पाई फेज डिफरेंस मतलब 0 के बराबर। फेज डिफरेंस 0 होना या फेज डिफरेंस 2 पाई होना एक ही बात है, या फेज डिफरेंस 4 पाई होना। तो इसका जो फेज है थीटा चेंज होते होते यहां पर थीटा माइनस 2 पाई या थीटा प्लस 2 पाई कुछ भी हो गया, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो गया? 2 पाई हो गया। अगर इन दोनों का फेज डिफरेंस 2 पाई है तो फेज डिफरेंस 0 के बराबर है। फिर यहां होते होते किसी पार्टिकल का हमको थीटा माइनस 4 पाई मिलेगा, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 4 पाई। इन दोनों के बीच कितना है? 2 पाई। तो फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई ये सब बराबर है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। क्योंकि 2 पाई मतलब एक रिपीटिशन कंप्लीट हो चुका है। जो वैल्यू 0 पर होता है वही 2 पाई पर होता है, वही 4 पाई पर, वही 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई चलते रहता है। तो ये हो गया वेव, साइनोसॉइडल वेव का मतलब हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम टाइम पीरियड, फेज अलग अलग होगा। तो अब x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, जिसको हम लोग सोर्स बोल सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये t इक्वल टू 0 वाले के एसएचएम का इक्वेशन है। अब अगर हमको वेव का इक्वेशन चाहिए तो हमको क्या चाहिए? साइनसॉइडल वेव के हिसाब से सोचते हैं। तो अब वेव के इक्वेशन का मतलब ये हुआ